नमस्कार मित्रों। कल से कथा सम्राट प्रेमचंद की 140वीं जयंती पर लगातार बातें हो रही हैं। जुटान पे भी वीरेंद्र यादव से लेकर राणा प्रताप तक की बातें हम लोगों ने सुनी। समकालीन जनमत पर शाम को डॉक्टर विभूषण थे। फिर भी अलग अलग राज्यों के प्रदेश इकाइयों ने भी कार्यक्रम किया था। हंस का अपना कार्यक्रम था ही। 31 जुलाई को प्रतिवर्ष होता है। वहाँ हरवंश मुखिया, चौधरीराम यादव और संजीव जी को कर रहे थे। तो बातें बहुत हो गई हैं प्रेमचंद को लेकर। हर वर्ष बातें होती हैं। एक प्रतिवर्ष के क्या कहा जाए इसको कि त्योहार के रूप में या एक आयोजन के तौर पे आदत हो गई है प्रेमचंद के बारे में बात करने की, सुनने की। और मुख्य रूप से कथा कहानियों तक हम लोग सीमित रहते हैं, जिसमें बहुत मानसिक बोझ न लगे। और उनका जो ठीक है कि 12 उपन्यास और 300 कहानियां उन्होंने लिखी, लेकिन 200 लेख भी उन्होंने लिखे। माधुरी और हंस जैसी पत्रिकाएं भी उन्होंने निकाली, साप्ताहिक पत्र भी निकाले, और लगातार संपादकीय भी लिखे। लेखों से गुजरने पे लगता है कि केवल वो एक गांधीवादी या आर्य समाजी, अब तो गोयनका जी जैसे लोग को हिंदुत्व के खेमे में मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गाय पालते थे कि नहीं पालते थे, गाय पालने से हिंदुत्व के कितने नजदीक हो गए थे, इन सब बातों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। संघ का मुख्य पत्र जो है विशाख निकाल रहा है। विभूषण जी ने कल इस पर विस्तार से बात की थी। प्रेमचंद जिस ढंग से सर्वमान्य आज हैं, संभवतः अपने समय में उतने सर्वमान्य नहीं थे। जो बातें अपने संपादकीय के माध्यम से कह रहे थे, जो बातें अपने उपन्यासों और अपनी कहानियों के माध्यम से कह रहे थे, कलावादी बातें तो नहीं थी। बातें तो थी जो यथार्थ था। और वो ना आर्य समाज तक रुके रहे संस्कारों तक, ना गांधीवाद तक रुके रहे। 1930 में अम्बेडकर का जब आगमन हो गया तो वर्ग से वर्ण तक की यात्रा उन्होंने की, और वर्ण का जो शोषण है उस पे भी उनकी लेखनी चली, खूब चली। तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी आक्रमण हुए। के उपन्यासों को भी विदेशी साहित्य का नकल कहा गया, घृणा का प्रचारक कहा गया, उन्हें ब्राह्मण द्रोही कहा गया। उन्हें उल्लेख करते हैं वो एक आलेख में, क्या हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। उसमें एक श्रीयुक्त ज्योति प्रसाद जी निर्मल की चर्चा करते हैं, जिनका एक लेख जो है भारत में छपा था, और उसमें बड़ा राष्ट्र राष्ट्र की बात थी, और संस्कृति और संस्कार के नाम पे ब्राह्मण और ब्राह्मण जाति की कुछ बातें थी। और उसमें कुछ शिकायत की गई थी, प्रेमचंद की आलोचना थी। लिखते हैं प्रेमचंद की निर्मल को शिकायत है कि हमने अपनी 3/4 कहानियों में ब्राह्मणों को काले रंगों में चित्रित करके अपने संकीर्णता का परिचय दिया, जो हमारी रचनाओं का पर अमिट कलंक है। हम कहते हैं कि अगर हमें इतनी शक्ति होती तो हम अपना सारा जीवन हिंदू जाति को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। अब इतनी कठोर भाषा, इतनी उग्र भाषा जो उनकी कथा साहित्य में नहीं मिलता है, वो यहाँ उनके आलेखों में दिखता है। लिखते हैं कि हिंदू जाति का सबसे घृणित कोड
सबसे लज्जाजनक कलंक यही टक्केपंथी दल है जो एक विशाल जोंक की भांति उसका खून चूस रहा है और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में ही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता की पहली शर्त है समाज में साम्य भाव का दृढ़ होना। इसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ये जो कह रहे हैं इस बात को अपने आलेख में कि समाज में साम्य भाव की बात हो, धर्मोपजीवी कीटाणुओं की बात कर रहे हैं, और जो 1930 के बाद की जो उनकी कहानियां, उन कहानियों से भी अगर जोड़ के देखें उनकी बात को, तो बात थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होती है। हम सदगति में जाएं, हम ठाकुर के कुआं में जाएं, हम सवा सेर गेहूं को देखें, हम दूध के दाम को देखें, हम उसकी रात को देखें, कफन को देखें। कफन पर थोड़ी विस्तार से बात करूंगा मैं। तो दिखता है यहाँ वो जो कहना चाह रहे हैं कि जो हेजेमनी है या जो एक हायरार्की बना के रखी है हम लोगों ने, तो पूरी दुनिया में इस ढंग की हायरार्की जो है, भेदभाव करने की जो एक प्रक्रिया है, एक पिरामिड जैसे बना के रखा हुआ है हम लोगों ने, चाहे वो नस्ल के आधार पे हो या हमारे यहाँ जाति के आधार पे हो। और ये जो संरचना हमने पिरामिड की तरह बना के रखी है, जिसका सबसे बहुलांश, सबसे नीचे जो सबसे बड़ा तबका श्रमजीवी तबका है, वो जिससे पीड़ित है, उस संरचना के भार से जो एक अदृश्य हिंसा है या संरचना की हिंसा है जिसे वो झेल रहा है हजारों सालों से, वो सदगति में दिखा रहे हैं। दुखी चमार जिस लकड़ी की गांठ को नहीं काट पा रहा है, एक्चुअली वो इसी जाति की, यही वर्ण व्यवस्था की गांठ है जिसको काटने में उसकी मौत होती है। ठाकुर के कुआं में जो दरवाजा खुलता है और जो लगता है कि ठाकुर जी का दरवाजा नहीं खुल रहा, कोई शेर का, कि गुफा से शेर कोई, ये जो भय है, ये जो वर्ण व्यवस्था का जो हजारों साल का जो अदृश्य हिंसा है, जो चुप चुप हिंसा है, जैसे हमारे बहुसंख्यक आबादी को गरिमा विहीन एक पशुवत जीवन जीने को मजबूर किया है। और केवल ये आपके यहाँ सीमित नहीं है, ये जो अन्य भाव से या सब ह्यूमन समझना, अपने ही होमोसेपियंस सब हम हैं, लेकिन होमोसेपियंस वैज्ञानिक तरीके से कह देने पर, मान लेने पे हमारा मानस उसको मानता नहीं। लेस देन ह्यूमन करके एक किताब है जिसमें ये लेखक कहता है कि जिस ढंग से बैक्टीरिया और वायरस के लिए हमारा शरीर कभी भी इन्फेक्टेड हो जाता है, कभी भी उससे वो ग्रसित हो जाता है, उसी ढंग से हमारा मस्तिष्क जो है कभी भी इस अन्य के भाव से, ये कोई समाज का एक हिस्सा जो है, सब ह्यूमन है, अब चूंकि उनको गुलामी प्रथा को समर्थन करना था, उस गुलामी के व्यापार को जिंदा रखना था, तो उन्होंने मान के लिए लिखा बजाता, कई किताबें लिखी गई कि जो अफ्रीकन हैं, जो ब्लैक हैं, वो चिंपांजी और इंसान के बीच की कोई एक कड़ी है, अब ये पूरी तरह से इंसान नहीं हुए। तो ये जो सोचने का तरीका है, जो इस पे बड़े वैज्ञानिक लोगों ने, उस समय के, अपने समय के बड़े वैज्ञानिक लोगों ने इस ढंग की बात कही, ये अभी पूरा ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये अभी चिंपांजी और इंसान के बीच की चीज है। उसी ढंग से यहूदियों के बारे में कई तरह की धारणाएं वहाँ प्रचलित थी कि वो जो है यहूदी जो पुरुष हैं, वो भी, उनका भी मासिक धर्म होता है, उनका भी रक्त निकलता है, और रक्त की पूर्ति वो करते हैं, वो किसी न किसी ईसाई के बच्चे को मार के वो खाते हैं, उससे वो रक्त की पूर्ति करते हैं। जापता है कि यहूदी की गिरफ्तारी हुई तो एक आदमी उसको ऑब्जर्व करने के लिए रखा गया कि आखिर इसका मासिक धर्म शुरू कब होता है, और बजाबता उसके लिए एक उपकरण का आविष्कार किया गया था, अगर नहीं शुरू होगा तो उसको कैसे रक्त निकालना होगा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। इस ढंग की धारणाएं जो है, एक सब ह्यूमन समझने की धारणा दुनिया की हर संस्कृति में, हर जगह एक मौजूद रही है और है आज के दिन भी, कि हम दूसरे को अन्य समझते हैं और अन्य को जो है वो मानव से कुछ कमतर समझते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के कारण दलितों के बारे में सोचने का तरीका रहा है, और
लिखा गया भी है मनुस्मृति वगैरह में। वही सांप्रदायिकता के कारण अल्पसंख्यकों के प्रति भी सोचने का इसी ढंग का कुछ हमारा दिमाग में ये चीजें चलते रहती हैं कि वो है, ऐसे हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये कितना अलगाव हो सकता है, कितना हमसे अलग है, कितना वो अमानवीय है। उसकी एक तो सब ह्यूमन उनको घोषित कीजिए कि वो अभी मानव नहीं हुए हैं, और फिर डिह्यूमनाइज कीजिए, किसी न किसी जंगली पशु से उनके जोड़कर देखने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। जितने नरसंहार इस विश्व में हुए हैं उसके पीछे सब ह्यूमन और डिह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया रही है, विमानवीकरण की प्रक्रिया रही है। और कैसे इस चीज को पकड़ते हैं प्रेमचंद अपने कहानियों में और उपन्यासों में, और जिस ढंग से चीजों को रखते हैं, चाहे वो कफन में कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से डिह्यूमनाइज होता है। अगर श्रम की कीमत नहीं मिल रही है, अगर मजदूरी की कीमत ही नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा व्यक्ति, क्यों मजदूरी करेगा? उसकी रात में ठीक है कि उसकी पत्नी को दुख हो रहा है कि हमको चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश है कि चलिए रात इस उसकी ठंड की रात में कम से कम फसल, क्योंकि फसल तो जानी ही है, सारा जो है वो जमींदार के यहाँ जाना है, उसके कुछ उसको लाभ होना है नहीं किसान को। तो वो हल्को खुश है कि चलिए, मुस्कुरा रहा है कि ठीक है कम से कम रात में। उसी ढंग से वो विष्णु और माधव जो है जानते हैं कि हाथ तोड़ मेहनत करने के बावजूद ही मजदूरी नहीं मिलनी है, मौत ही मिलनी है, तो सदगति में होती है। या फिर बंधुआ बन के भी हम अपना सवा सिर गेहूं का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, जो हमारे बाद हमारे बेटे को ही बंधुआगिरी करनी है, तो क्यों मजदूरी करने जाए? ये जो शोषण का रूप है, ये जो विमानवीकरण है, ये जो डिह्यूमनाइजेशन है कि एक इंसान से निम्नतर प्राणी सोचने के स्तर पे और जीवन जीने के स्तर पे बना देने वाला जो ये सिस्टम है, ये जो पूरी व्यवस्था तंत्र है, उसके सारे अंग हैं, तो उस पिरामिड के ऊपर में बैठे हुए जो एक साथ सारे लोग हैं, चाहे जो भी हों, सत्ता के शीर्ष पे वो धार्मिक सत्ता हो, पूंजी की सत्ता हो या राजनीति की सत्ता हो, उस सत्ता के शीर्ष पे जो बैठा हुआ है, उस सर में सर जोड़कर पिरामिड के सबसे निचले तबके का जो कैसे उसका शोषण किया जाए, कैसे उसको ह्यूमन बीइंग में माना ही नहीं जाए कि वो ह्यूमन बीइंग है। ये चीजें जो ये अदृश्य हिंसा को, ये अन्य के थ्योरी को जिस ढंग से प्रेमचंद देख रहे थे, और जो कहा जाता है कि कालजयी रचना में तत्कालिकता नहीं होनी चाहिए, हमारे समय का कम से कम विवरण हो तो रचना वो कालजयी होगी, उसमें कुछ शाश्वत प्रश्न आने चाहिए, कुछ मानवीय मूल्यों की बात होनी चाहिए, तभी वो एक बड़ी रचना हो सकती है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों में उनका समय बोल रहा है, समय धड़क रहा है। अगर 1921 के प्रेमाश्रम से शुरू करें और कर्मभूमि और गोदान तक त्रयी को देख लें, तो फिर उस समय के सबाल्टर्न की जो सबसे पद दलित जनता है, चाहे किसान है या मजदूर है, और जो भी हमारा दलित वर्ग है, स्त्रियां हैं, तो जो पद दलित वर्ग है जिसको सबाल्टर्न कह रहे हैं, उसके इतिहास को अगर लिखना हो तो प्रेमाश्रम और कर्मभूमि और गोदान जो है अपने आप में पर्याप्त है। उसमें सारे इतिहास के तथ्य मिलेंगे सबाल्टर्न हिस्ट्री के, इसके कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये गलत है कि अपना समय, हमारा समाज, हमारे समय का समाज, उससे जितना दूर होंगे रचना उतनी ही कालजयी होगी, उतनी ही दूर तक जाएगी। प्रेमचंद ने इस बात को खारिज किया और अपने समय के इतिहास को, एक एक धड़कन को कोई फ्रेम बनाकर उन्होंने लिखा कि हमको आजादी के इतिहास को लिखना है फ्रेम बना के, जो गलती रेणु ने कितने चौराहे में की है, उस ढंग से फ्रेम बना के उन्होंने कोई कोई उपन्यास नहीं लिखा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके समय का समाज और उस समय का जो इतिहास की करवटें हैं वहां दिखाई पड़ रही हैं, स्पंदित हो रही हैं, धड़क रही हैं। इसलिए लिटरेचर एंड रिवोल्यूशन जैसी पुस्तक में लिखते हैं यूर्गेन रुहेल, उसका एक चैप्टर है नया एशिया, उसमें वो लू शून और प्रेमचंद को एशिया के जनमन के नवजागरण के सबसे बड़े उद्वेलक के रूप में, सबसे बड़े कथाकार के रूप में रेखांकित करते हैं। मैं उनकी पंक्तियों को पढ़ता हूँ। हिंदी नवजागरण सॉरी भूमि समस्या को जिस ढंग से सोवियत संघ में सुलझाया गया था, प्रेमचंद उससे प्रभावित हुए थे, और एशियाई जनमन से सरोकारों में यह सबसे अहम समस्या थी कि प्रेमचंद की अंतिम और सबसे प्रौढ़ रचना गोदान
हलचलों भरा और त्रासद उपन्यास है, जिसमें पूंजीवादी प्रक्रिया के भीतर पिस रहे भारतीय किसानों का शोषण चित्रित हुआ है। और वो मानते हैं कि प्रेमचंद और लुसून को एशिया जनमन के जागरण का वो नेतृत्वकर्ता मानते हैं इस लेख में। जो समाजशास्त्री हैं जर्मन, वो युर्गन रूहेल, उनकी किताब है लिटरेचर एंड विजन, साहित्य और क्रांति, उसमें नया एशिया चैप्टर में तो वहां तक जाते हैं प्रेमचंद, अपने ही समय को, अपने ही समाज की धड़कनों को, अपने समय जो इतिहास करवटे बदल रहा है उसको उठाकर लाते हैं और अपनी कालजयी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हर साल प्रेमचंद को याद करते हैं। इसी लेखक संघ के पहले अधिवेशन में भाषण के अध्यक्षता के तौर पर भी याद करते हैं और एक औपचारिक तौर पे हर साल याद करने की परंपरा है, इसलिए भी याद करते हैं। लेकिन प्रेमचंद को जितना अब सोचिए कि सरस्वती सी पत्रिका जो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध रही है, 1930 के आसपास न जाने कौन लोग संपादक थे कि लगातार प्रेमचंद के खिलाफ वो लिख रहे थे, उनके खिलाफ अभियान चलाई हुई थी। घृणा का प्रचारक कहा जा रहा है, वर्गद्रोही कहा जा रहा है, ब्राह्मण द्रोही कहा जा रहा है उनको। तो ये आखिर जो हम उनका नाम लेते हैं प्रेमचंद का, हमारे सारे हिंदी समय के लोग, हमारे हिंदी समाज के लोग और उनकी तरह अपने को प्रगतिशील भी कहते हैं, आशावादी भी कहते हैं। तो कहाँ हमारी रचनाओं को जलाया जाता है? सोचिए वतन जो 1960 में जलाया जा रहा है, इसको धनपत राय भी जलते हैं और प्रेमचंद का जन्म होता है। वैसी तो कोई रचना दिखती ही नहीं है कि जो जलाई जा रही हो। कोई साहित्यकार नहीं दिखता है इसको घृणा का प्रचारक कहा जा रहा हो, जिसे ब्राह्मण द्रोही कहा जा रहा हो, जो हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता पर एक साथ अटैक कर रहा हो। और कबीर या पूरे निर्गुण भक्तिधारा के जो कवि हैं, वो अगर कबीर अगर कहानियां उपन्यास लिखते तो लगता है कि वो प्रेमचंद की तरह ही लिखते, या सूरदास नहीं, रैदास की भाषा भी उनकी कहानियों में, और लेकिन लेखों में तो कबीर की तरह ही वो उग्र हैं और कबीर की तरह ही सारे पाखंड को तोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे समय में प्रेमचंद का नाम हम रट तो रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद की तरह कौन सी रचना हमारी जलाई जा रही है? कब हमें घृणा का प्रचारक कहा जा रहा है? कब हमें कोई द्रोही कहा जा रहा है? हम एक स्टीरियोटाइप, मतलब आप समझिए कि एक समय ऐसा था जो हमारे नायक हुआ करते थे कथा जगत के, तो चूंकि सुविधाजनक था उस समय, कांग्रेस शासन में थी, तो सांप्रदायिकता पर खूब कहानियां लिखी गई, खूब रचनाएं, जो देखी दूसरी तीसरी रचना जो है सांप्रदायिकता पर ही आ रही है। और वो खड़े हैं पेशता का झंडेबरदार बनकर और बड़े बड़े पदों पे, और बच्चों की पढ़ाई जो है वो सोवियत रूस में भी, तो सारी सुविधाएं हम उस समय ले रहे थे। अरुण शौरी ने किताब लिखी कि कैसे भारतीय इतिहास संस्थान में काबिल लोगों ने क्या क्या गड़बड़ियां की, उसका जवाब भी हम लोगों ने नहीं दिया, क्या गड़बड़ियां हुई, क्यों अरुण शौरी, कोई केस भी नहीं हुआ अरुण शौरी पे। तो जो झंडाबरदार थे धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के खिलाफ, जो रोज एक कहानियां लिख रहे थे, पूरा खुला हुआ था मोर्चा, कहाँ है वो आज? क्यों नहीं है वो? मतलब कि आज के दिन में आज भी एक न्यूज आया कि कैसे लिंचिंग की जा रही है, सड़कों पे खींच खींच के मारा जा रहा है लोगों को। दंगा में और ये लिंचिंग में इतना फर्क है कि दंगा की पूरी तैयारी करनी होती है और साल में एक आध दो बार ही हो सकता है, कोई पर्व त्योहार के अवसर पर, वो सालों भर नहीं हो सकता है। लेकिन लिंचिंग का जो आतंक है वो सालों भर का आतंक है, वो 24 घंटे का 24x7 का आतंक है। कहाँ कोई रचना लिंचिंग को लेकर, उस आतंक को लेकर? क्यों नहीं है वो? कहाँ है वो झंडाबरदार जो यूपीए के समय और कांग्रेस के रिजीम में रोज एक कहानियां, रोज धर्मनिरपेक्षता का झंडा उठा रहे थे? कहाँ है? और जब सोजे वतन याद आता है और घृणा के प्रचारक के तौर पर प्रेमचंद जब चिन्हित किए जा रहे हैं, तो हमारे समय में भी बुद्धिजीवी और साहित्यकार जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बरबर राव बंद नहीं है, सोमासेन बंद नहीं है, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े से लेकर साईं बाबा से सुधा भारद्वाज तक 2-2 साल हो गया, सोमासेन के तो 2 साल हो गया, बरबर राव तो
कब जेल में रहते हैं, कब जेल के बाहर आते हैं, उनको भी याद नहीं रहा होगा कितनी बार जेल गए। लेकिन सारे नामों में कोई हिंदी का व्यक्ति क्यों नहीं? और असहिष्णुता बढ़ी है। ब्रिटिश काल में किसी साहित्यकार की हत्या हुई हो, किसी रचनाकार की हत्या हुई हो, गिरफ्तारियां होती थी, ठीक है, लेकिन कलबुर्गी, दाभोलकर, पानसारे, गौरी लंकेश, ऐसा उदाहरण तो वहां भी नहीं मिलता है, उस पीरियड में भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे समय में है, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन मतलब सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि इसमें हिंदी वाला कोई भी नहीं, सब हिंदीतर भाषाओं के लेखक हैं। और जेल में भी जो जा रहे हैं उसमें गौतम नवलेखा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य भाषाओं के आलम बड़े भी अंग्रेजी में ही लिखते हैं, हिंदी में तो लिखते नहीं है। ये जो प्रेमचंद की केवल नाम रटने की बात है, हम केवल नाम रट रहे हैं उनका, लेकिन उन्होंने जो वर्ग से वर्ण तक की यात्रा की, जो उन्होंने अदृश्य हिंसा को पकड़ा, जो संरचनात्मक हिंसा को पकड़ा, तो हमको आज भी वर्ग से वर्ण तक जाने में, इस अदृश्य हिंसा पे बात करने में और इस स्ट्रक्चर वायलेंस पे बात करने में दिक्कत है। आज के दिन भी हम एक सर्वहारा शब्द के आगे जाने की तैयार नहीं है। ये दिक्कत है हमारे साथ, ये कठिनाई है। दूसरी बात कि जिस ढंग से रेनेसा और इनलाइटमेंट के बाद आधुनिकता जब आई यूरोप में, उसने अपने सारे अतीत की उपलब्धियों को खारिज कर दिया, स्वीकार ही नहीं किया कि ग्रीक में कुछ चीजें हुई होंगी, पोलीमैथ पैदा हुए थे, अरस्तु और उसके पहले भी, वो खारिज कर दिया सारी चीजों को। तो खारिज करने के पीछे और भी उद्देश्य था कि जो विज्ञान पहुंचा था वहां लैटिन भाषा के माध्यम से, वो अरब के माध्यम से पहुंचा था। वो अब्बासी खलीफाओं के समय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में जो वहाँ विज्ञान का विकास हुआ, इसमें ऐसा नहीं था कि केवल वहीं हुआ था, मैंने उनके वहाँ ग्रीक के भी सारे साहित्यों का, वैज्ञानिक साहित्यों का और सारे साहित्यों का अनुवाद हुआ अरबी में, चीन का भी, भारत का भी, सारी उपलब्धियां वहाँ अरबी में अनुदित हुई। फिर वो आगे बढ़ी और फिर लैटिन में गई। तो वहां के रेनेसा इनलाइटमेंट में न केवल ग्रीक का योगदान था, बल्कि अरब और अब्बासी खलीफाओं के समय जो विज्ञान का विकास हुआ था उसका भी योगदान था। उसके माध्यम से चीन और भारत की उपलब्धियां भी वहां पहुंची थी। तो खारिज करने के पीछे उद्देश्य ये था कि हम मान के चलें कि जो कुछ हो रहा है इस औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद के आगमन के कारण ही हो रहा है, उसके पीछे कुछ नहीं था। तो ढंग से हमने भी यहाँ माना कि हमारे यहाँ तीर की कुछ उपलब्धियां ही नहीं थी। हमने देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और राहुल सांकृत्यायन और ऐसे कुछ लोगों के जी में छोड़ दिया कि वो अपना लोकायत में या प्राचीन भारत में विज्ञान के विकास पे कुछ बातें करते रहे, उसको ध्यान नहीं देना। हम भी मान के चल रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो ब्रिटिश पीरियड के बाद ही, और जो कुछ अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, जो कुछ फ्रांस के मार्क्सवादी दार्शनिक कह रहे हैं, वही सब कुछ सत्य है। हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, कोई उपलब्धि नहीं थी, प्रगतिशीलता के कोई तत्व ही नहीं थे, और हमने सारा का सारा उठाकर डाल दिया दक्षिण पंथियों के खेमे में, उनके जी में कि आप इसमें तलाश करते रहिए कि गणेश जी का कब प्लास्टिक सर्जरी हुआ था। कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी हुआ, और हमारे लिए सब कुछ शून्य है। तो ये जो अति की स्थिति है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के बाद फिर कोई किन्हीं की जिम्मेदारी ही नहीं है कि हाँ, जो कुछ उपलब्धियां हमारी रही हैं उस पर भी बात की जाए। मतलब ये तो बड़ा अनोखा ये है कि मतलब कि हमारे कार्यालयों में अभी तक गौतम बुद्ध और भगत सिंह के चित्र तक नहीं पहुंचे। अभी तक उनको भी उनके चित्रों को भी स्थान देना नहीं शुरू किया है अपने घरों में और अपने कार्यालयों में। तो ये जो अपने अतीत से अलगाव है, तो हमने एक तरह से सोने की चांदी में परोस दिया है दक्षिण पंथियों को, लो इसको जैसे व्याख्या करनी है। और एक हमारे बीच के लोग गए भी तो ऐसा वैदिक काल के घुम घुमाई में वो उलझ गए कि उनका सारा साहित्य जो है आज उन्हीं के काम आ रहा है, दक्षिण पंथियों के ही काम आ रहा है। तो सारा लिटरेचर वैदिक काल का वही उठा उठा के पढ़ रहे। तो ये जो अति है और ये जो हमारा जो पाखंड है कि हम अपनी एक सुविधा की सीमा तय कर ले रहे हैं कि इसके आगे हमको बोलना ही नहीं, हमको उग्र ही नहीं होना है, हमको अच्छा सबसे अच्छा ठीक है कि विमर्श के, और रेहुसन जी बोल रहे थे कि विमर्श की आवश्यकताएं हैं,
स्त्रियों की समस्याएं, दलितों की समस्याएं, आदिवासियों की समस्याएं तो हैं ही, उसे बोला भी जाना चाहिए। लेकिन सुविधाजनक ये है कि केवल आप आदिवासियों की समस्या पे बात करते रहेंगे, दलितों की समस्या बात करेंगे, स्त्रियों की समस्या, इस व्यवस्था को कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बात करते रहिए। आप खाली वो जो कर रहे हैं उनकी तरफ से आंखें मूंदे रहिए। आप गौ सेवक जैसी कहानियों की कोई जरूरत ही नहीं है। एक आध कहानी आ रही है, ठीक है, उसकी शेयर करके उसको किनारे कीजिए, बाकी कोई कहानी आनी नहीं है। जो कुछ गलत, अब एक हत्यारा जो दिन दहाड़े हत्या करता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो वहां बवाल कटता है, चंदे आते हैं उसको, और जब वो किसी त्योहार में इस भगवानों की मूर्तियां निकल रही हैं ट्रक पे तो उसकी भी मूर्ति लगाई जाती है। ऐसा निर्लज और अश्लील समय हमारा आ गया है कि हमारे जनप्रतिनिधि उन हत्यारों के जमानत होने पे उनको माला पहुंचाने जा रहे हैं। और ये ऐसा देश है जहां एक क्रौच बद्ध पे महाकाव्य रचा गया, एक बहेलिये का हृदय परिवर्तन हो गया, और उस क्रौच पंछी के बिलाप से ही पहली 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 महाकाव्य की रचना हमारे यहाँ आई। वहां एकक राज में 22-22 लिंचिंग होती है, और हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि दंगों पर तो हमारे यहाँ बहुत उपन्यास लिखे गए हैं। तो ये जो एक सुविधा का साहित्य हम रच रहे हैं, एक वो हमेशा एक लक्ष्मण रेखा हमने खींच रखी है कि इसके बाहर हमको जाना ही नहीं, बात ही नहीं करनी है, और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि सत्ता तंत्र को थोड़ी सी तकलीफ हो, या जो जिसने अदृश्य हिंसा के जो पिरामिड को बना रखा है। क्योंकि कहीं भी हम कितने बड़े भी कट्टर मार्क्सवादी हो गए हैं, हमको अपनी जाति छुपाने की भी कोई कोशिश नहीं करते हैं। सारे वो कर्मकांड हम अपने जीवन में करेंगे, बेटे बेटियों की शादी भी जाति में करेंगे। अगर हम नौकरी देने की स्थिति में होंगे, उस कमेटी में होंगे, तो नौकरियां भी अपनी जाति के लोगों को देंगे। तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंड 40 साल, 50 साल, 60 साल से चल रहा था, तो देख रहा था दक्षिणपंथी खेमा, इसलिए हमारे प्रति कोई आदर का भाव उनके मन में नहीं। ये जो कर रहे थे वो आज वो कर रहे हैं। तो ये जो है कि हम अपने को परशील भी कहें, अपने को वामपंथी भी कहें, और एक सुधा एक केवल जो एक हमारी संस्कृति का एक खास गुण है कि हम बोलने में तो बहुत आगे रहते, अद्वैत की नीचे उतरते ही नहीं है। दर्शन की बात करेंगे तो अद्वैत की बात करेंगे, जहाँ की ईश्वर और प्राणियों के आत्मा के में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही है। सोहम है, जो वो है वही मैं हूँ। ये कहने में तो हम अद्वैत और अद्वैत की और व्याख्या कर सकते हैं, इष्टाद्वैत, अद्वैताद्वैत और द्वैताद्वैत, मतलब असंख्य। लेकिन जब व्यवहार की बात आएगी तो हम एक हायरार्की बनाएंगे, एक जाति की एक श्रृंखला बनाएंगे, और हजार हजार जातियां होंगी, दलितों में भी जातियां होंगी, एक जाति के गोत्र के आधार पर विभाजन होगा। मतलब कि केले के फूल में भी उतनी, प्याज में भी उतने छिलके नहीं हो सकते हैं जितने की जातियों में, जाति प्रथा के वो छिलके हैं। और उससे हमको हमने कोई कोशिश नहीं की, कोई सांगठनिक कोशिश नहीं हुई कि इसको खत्म किया जाए। कोई हमने इसके खिलाफ कोई कोई अभियान ही नहीं चलाया। प्रेमचंद जहां तक पहुंचे थे, कबीर जहां तक पहुंचे थे, वो तक उस तक को भी छोड़ने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की। हम जाति प्रथा के खिलाफ है ही नहीं है, हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है ही नहीं है। हम जब उद्वेलित होते हैं तो आरक्षण के खिलाफ भी बयान दे ही देते हैं। कैसे हमारे बाल बच्चे जो हैं वो आरक्षण के कारण सड़क पर वो भीख मांगते नजर आएंगे, ये भी बोल देते हैं। और वो अब हमको लिंचिंग विंचिंग पे, मतलब एक सीमा तक ही बात करनी है, ऐसी बात नहीं करनी है कि गिरफ्तारी उफ्तारी हो जाए, या फिर वो धर्मद्रोही और देशद्रोही हो जाए। और जो हो रहे हैं तो ठीक है, उसकी ताली बजा लेंगे, फेसबुक पे कुछ डाल लेंगे। तो एक जो ये है, जो एक सुविधा की जो एक साहित्यिक राजनीति है, एक बौद्धिक राजनीति है, एक पाखंडपूर्ण एक बौद्धिक जीवन हम जो जीते रहे हैं, सड़क पे हमको नहीं उतरना है, लेकिन हम लेख बहुत क्रांतिकारी लिखेंगे, बोलेंगे हम तो हम एक 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 प्रस्तोता की तरह, एक नाटकीयता के साथ युक्ति क्रांतिकारिता चेहरे से और भाव से सारी कुछ आएगी, लेकिन हम सड़क पर नहीं उतरे, हम कहीं कोई प्रतिकार नहीं करें, और हम वहीं अटके हुए हैं, वही बंच ऑफ थॉट पे लटके हुए हैं, वही मनुस्मृति और वही हिंदू राष्ट्र की बात। जबकि अभय कुमार दुबे अपनी नई किताब में बता रहे हैं कि उससे बहुत आगे निकल गए, जान रहे हैं कि संविधान के तहत ही बहुसंख्यकवाद अगर आ सकता है तो इस संविधान में बदलाव की आवश्यकता ही क्या है। बहुमत मतलब बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद के माध्यम से हम शासन कर सकते हैं लंबे समय तक, तो क्यों हम मनुस्मृति को लाएंगे।
तो वहां से बहुत कुछ आगे जा चुके हैं। उनके अनुसांगिक संगठन लोग रोज सक्रिय हैं। ठीक है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा दर्शन और सिद्धांत नहीं है, लेकिन लोगों से जोड़ने का जो उन्होंने अपने अनुसांगिक संगठनों से, उनकी कितने अनुसांगिक संगठन हैं उसकी गिनती भी बहुत असंभव है। और अभय कुमार दुबे बता रहे हैं अपने उस पुस्तक में, ज्ञान हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति में, कि कैसे वहां तय किया गया कि जो मायावती के वोटर हैं उनको छोड़कर बाकी दलितों के साथ कैसे जुड़ाव किया जाए, और वो समाजवादी पार्टी के वोटरों को छोड़कर बाकी पीठों को कैसे जोड़ा जाए, किस अनुसांगिक संगठन से, किस ढंग से कैसे दोस्ती करनी है, कैसे उनके घर में जाना है, कैसे उनके साथ बैठना है। और ये तैयारी चलती है उनकी। उसके बरक्स हमारी तैयारी क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सिवाय कि कुछ लेख लिखने के, कुछ फेसबुक पे, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ करने के। कहाँ हैं हम उनके सामने खड़े? 1925 से उन्होंने भी यात्रा शुरू की थी, 1925 से हम लोगों ने भी यात्रा शुरू की थी। हम कहाँ हैं, वो किससे पहुंच गए? जबकि सारे आदर्श, सारे सपने जो हैं, पूरी मानवता के मुक्ति के सपने, सारी समता के सपने, एकक की बराबरी के सपने, सबके सुख, सारे जो मेहनतकश लोग हैं, जो सचमुच में इस धरती को, जिन्होंने दुनिया को बनाया है, अपने हाथों से गढ़ा है, उनके सुख भरे दिन और रात के सपने जो हमने देखे थे, हम कहाँ छूट गए? और जिन्होंने अन्य भाव से बजात्ता घृणा की राजनीति करते हुए, बजात्ता कुछ लोगों को टारगेट करते हुए, पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कि ये हमारे दुश्मन है, एक फांसीवादी राजनीति की शुरुआत 1925 से की थी। लेकिन अपने सक्रियता के कारण, अपने लगातार सड़कों पर और गांव में और कस्बों में रोज उतरने के कारण आज वो कहाँ पहुंचे हैं और हम कहाँ पहुंचे हैं। तो ये जो है चीजें, ये जो हमारे कथनी करनी में फर्क है, ये जो सुविधा की राजनीति रही है कि कांग्रेस जब तक थी तो सत्ता के हर प्रतिष्ठानों में, बौद्धिक सत्ता के हर प्रतिष्ठानों में हम काबिज थे, अपने बच्चों को भेज रहे थे बाहर पढ़ने के लिए, और सारे पुरस्कार भी हम ले रहे थे, और बहुत समय हम धर्म सांप्रदायिकता के खिलाफ लिख भी रहे थे, बोल भी रहे थे। लेकिन आज क्यों, ऐसा क्यों है कि हम में से कोई भी, ना कोई देशद्रोही कहा जा रहा है, ना धर्मद्रोही कहा जा रहा है, ना ब्राह्मण द्रोही कहा जा रहा है, ना घृणा का प्रचारक कहा जा रहा है। ये सारा कुछ प्रेमचंद को कहा जा रहा है, और प्रेमचंद को हम नाम जप रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद जहां तक पहुंचे थे, आज हम वहां तक बहुत बहुत सोच समझ के, बहुत बहुत बारीकी से हम तय करते हैं कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कितना कहना है, कितना नहीं कहना है, अपनी रचनाओं में कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक नहीं पहुंचना है। तो ये जो हमारी समझदारी है, वो बहुत धोखा दे रही है। और जो कुछ हम हमारे कारण जो कुछ लोग भोग रहे हैं, जो हमारे कायरता के कारण, हमारे नपुंसक क्रोध के कारण, उस जो जो ईमानदारी पूर्वक अपनी बात कर रहे हैं, और चाहे वो तेलुगु में कर रहे हो, चाहे वो मराठी में कर रहे हो, या अंग्रेजी में कर रहे हो, और वो उसके कारण से इस झेल रहे हैं सारी सत्ता के सारी प्रताड़ना को, हम उनके साथ मानसिक तौर पे तो जरूर खड़े हैं, फेसबुक पे जरूर उनको डालते हैं, सोशल मीडिया में जरूर उनके पक्ष में खड़े हैं, लेकिन सड़क पर हम उनके पक्ष में नहीं उतर रहे। बरबराव की गिरफ्तारी के उनके जब से उनको कोरोना हुआ और उनको लाया गया तो हम लोग सक्रिय हुए, लेकिन सड़क पर आए हुए उनके समर्थन में आए हों, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। सब मान रहे हैं कि मंदिर की जगह पे अस्पताल होना चाहिए, लेकिन मंदिर की जगह पर अस्पताल होना चाहिए तो 5 तारीख को प्रतिकार के रूप में हम क्या कर रहे हैं, ये अभी तक उन्होंने तय नहीं किया है। क्योंकि कोरोना है, लॉकडाउन है, तो बहुत सारे बहाने हमारे पास हैं कि हम बहाने कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बहाना नहीं हो, जाएंगे वहां हजारों की संख्या में और वो चीजें करेंगे जिसकी वो कल्पना 1925 में उन्होंने की थी। तो 1925 के सपने को वो पूरा कर रहे हैं। 1925 में जो हम सपने देखे थे, या उसके पहले 1917 में सपने देखे थे, या दास कैपिटल के लिखते समय, उसको पढ़ते समय जो हमने सपने देखे थे, वो सपने बिखर रहे हैं, उसकी कोई चिंता हमारी नहीं है। चिंता सिर्फ यही है कि हम मुट्ठी मुट्ठी भी तनी रहे, और वो सब ढका हुआ भी रहे, और कांख भी ढका रहे, और हम ठठा के हंसे भी और मुंह भी फुलाए रहे। तो ये जो दोगला चरित्र हमारा है, ये हमारे पतन का, हमारे हमारे हर तरह से पतन का कारण है। और जो मतलब कि अखबारों में देख लीजिए या साहित्यिक गतिविधियों में देख लीजिए, मन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो तुकबंदियां कर रहे हैं, जो वो
अजब तरह की वो 1910 की शैली की कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन हर जगह वो छाए हुए, क्योंकि इतना बड़ा संख्या बल है, इतना तरह के लोग उनके यहाँ हैं, इतना तरह के संगठन उनके यहाँ हैं, रोज रोज कुछ गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां भी वो कर रहे हैं। प्रेमचंद को भी वो नाम, प्रेमचंद जयंती भी मना रहे हैं, वो अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, और 300 कहानियों में ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जो उनके पक्ष में होंगी, जिसकी व्याख्या वो हिंदुत्व के पक्ष में कर सकते हैं, कर रहे हैं बजाते। तो ये जो खतरा है, और खतरा को समझते हुए जो हमारी समझदारी उस खतरे से टकराने से रोकती है, क्योंकि प्रेमचंद की जैसा फटा जूता हमको नहीं चाहिए। प्रेमचंद जैसी वो धोती और वो एक सूती टोपी और एक फटी हुई कमीज हमें नहीं चाहिए। हमें सारी सुविधाएं चाहिए ही चाहिए, हमारे बच्चों को भी सारी सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो बड़ी एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जो हम लड़ रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और ये जो नाम है, नामों के जपने से भी, चाहे बरबर राव का नाम जप लें, अनंत टेमटुमरे का नाम जप लें, सोमा सेन का नाम जप लें, गौतम नवलेखा का नाम जप लें, सुधा भारद्वाज का नाम जप लें, नामों के जपने से भी, या अपने शहीदों को दाभोलकर और गौरी लंकेश और कलबुर्गी और पानसारे के नाम दोहराने पर से कुछ नहीं होना है। वो साहस कहाँ से हम लाएंगे, वो लेखनी की ताकत हम कहाँ से लाएंगे, वो बरबर राव की जो स्प्रीट है वो अपने बीच में अपने यहाँ कहाँ लाएंगे, जो पूरी जिंदगी उनको जेल के अंदर बाहर करता रहा, वो कहाँ हमारे हिंदी प्रदेश। हम तो एक तमगा लग जाता है, उसके बाद पिता जिंदगी उस तमगे के बल पे सारी सुविधाएं हम जो है उसका भोग करते रहते हैं। तो ये हम हैं, और हम उसके बावजूद भी प्रेमचंद को याद करते हैं, क्योंकि प्रेमचंद को याद करना बड़ा सरल है। हम बड़े बाप की बेटी की बात कर सकते हैं, ईदगाह की भी बात कर सकते हैं, दो बैलों की कथा की भी बात कर सकते हैं, और इस माध्यम से भी प्रेमचंद को याद कर सकते हैं। हमको सदगति को याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, हमको वो सवासेर गेहूं की पीड़ा को याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, पूस की रात की बात करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कटते हुए भी हम प्रेमचंद को याद कर सकते हैं। गोदान में हमको गोबर से क्या मतलब है, हम होली सा सरल हो सकते हैं, हम मान के चल सकते हैं कि भाग्य का फल है कि राय साहब के पास सारी संपत्ति है। तो इस ढंग से सरलता से भी हम अपनी जिंदगी काट सकते हैं, या वो होली की तरह मर भी सकते हैं। तो ये जो हमारी एक समझी बुझी हुई जो समझदारी और सरलता है, जो टकराने से रोकती है, वो उसको थोड़ा सा इस पर विचार करने की आवश्यकता है आज के दिन, कि ये बहुत समझदारी से और केवल साहित्य से हमको 200 लेख जो हैं उन लेखों में जो जो साहित्य, और अब उस समय जब साहित्य और संस्कृति की बात, वो संस्कृति और सांप्रदायिकता के लेख में जब वो कह रहे हैं कैसे संस्कृति का खाल ओढ़ के सांप्रदायिकता आती है, तो आज हमको समझ में बात नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? संस्कृति को जिस ढंग से रिड्यूस कर दिया जा रहा है धर्म में, और वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं, धार्मिक राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है। राष्ट्रीयता की आलोचना जब कर रहे हैं प्रेमचंद अपने समय में, तो हम आज राष्ट्रीयता की आलोचना करने में हमको क्या दिक्कत हो रही है? और जो धार्मिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उसके पर्दा उतारने में हमको क्या दिक्कत हो रही है? टकराने में हमको दिक्कत क्यों हो रही है? ये समझने की आवश्यकता है कि प्रेमचंद अगर हमारे सिरमौर हैं, प्रेमचंद अगर एशिया जनमन के जागरण के अग्रदूत हैं, प्रेमचंद अगर हमारे पूर्वज हैं, पुरखा साहित्यकार हैं, प्रेमचंद का नाम अगर हम रट रहे हैं, तो आज बरबर राव में, आनंद तेलतुंबड़े में, गौतम नवलेखा और सुधा भारद्वाज में, सोमा सेन में, साई बाबा में हमको प्रेमचंद क्यों नहीं दिख रहा है? यही प्रेमचंद। और दाभोलकर में और कलबुर्गी में, गौरी लंकेश में और पानसारे में हमको प्रेमचंद क्यों नहीं दिख रहा है? यही सच्चे प्रेमचंद के उपासक थे, प्रेमचंद के फॉलोअर थे, प्रेमचंद के पथ पर चलने वाले लोग थे। हम कहीं भटक गए हैं, हम कहीं जो है सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, और केवल दिखाने के लिए प्रेमचंद की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम सचमुच प्रेमचंद के फॉलोअर होते, तो कहीं ना कोई द्रोही का तमगा हमको लग गया रहता, कहीं ना कहीं कोई किताब जलाई जा रही होती, कहीं ना कहीं किसी केस मुकदमे में हमको अंदर किया गया हुआ होता। कि अगर नहीं हो रहा है तो हम झूठ मूठ का प्रेमचंद का नाम रट रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, प्रेमचंद के लेखों से गुजरिए, समझिए राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की उनकी जो रचना है, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? सांप्रदायिकता और संस्कृति, जो बातें कही गई हैं, जो बातें नहीं कही गई हैं, उसे कैसे आगे बढ़ाना है?
और जैसे उनकी रचनाओं में उनका समय और समाज धड़क रहा था, हमारी रचनाओं में हमारे समय का जो विकृत समाज है, जो फिसलता हुआ, जो डूबता हुआ, जो संविधान की आड़ में सारा पाप करता हुआ जो परिवेश है, जो कुछ घटित हो रहा है, वो हमारी रचनाओं में उतने ही नंगेपन के साथ, उतने ही यथार्थपरकता के साथ आना चाहिए, तभी हम उनके नाम लेने के योग्य हो सकते हैं। ऐसे तो पांजन भी विश्राम निकाल ही रहा है और हर कोई जो है प्रेमचंद का नाम रख ही रहा है। मैं ज्यादा लंबा बात नहीं करना चाहूंगा। जुटान ने ये मौका दिया मुझे बात करने का और ये विषय भी सुझाया कि कथा कहानियों पर बहुत चर्चा हो चुकी है, उनके वैचारिकी पे बात होनी चाहिए और आज के परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए। तो ये अवसर देने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, मन की बात भी एक मुहावरे में तब्दील हो गया है, मित्रों जैसे मुहावरे में तब्दील हो गया है। तो ये जो सब कुछ छीना जा रहा है, शब्द छीने जा रहे हैं, भाषा छीनी जा रही है, मुहावरे छीने जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ हमारी पहचान छीनी जा रही है हिंदुस्तानी होने की। हमारी हमारी संस्कृति के जो मूल स्वरूप है, जिसका बहुत छोटा हिस्सा धर्म है या धर्म नहीं भी है, भारत तो मानते ही नहीं थे प्रेमचंद की हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति नाम की कोई चीज होती है, धर्म कोई संस्कृति का हिस्सा होता भी है कि नहीं वो मानते नहीं थे। तो इसको अलगाते हुए संस्कृति का जो विशाल स्वरूप है, उसको कैसे हम अपने समय के लोगों के सामने रख सकते हैं, तभी हम मानेंगे, कहेंगे और उसके योग्य होंगे प्रेमचंद के नाम लेने के या उनको नमन करने के या उनके जन्मदिन पर उनको सलाम करने के। धन्यवाद। जोहार।